हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज की जो हमारी क्लास है वो नोट मेकिंग के बारे में है कि हमें अपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, किस फॉर्म में बनाने हैं, किस सब्जेक्ट्स के किस टाइप के नोट्स बनेंगे। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको अपने खुद के नोट्स भी दिखा दूंगी। सबसे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि हमें नोट से फायदा क्या होता है। देखो, हमारा सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा अभी तक, काफी सारा है ना। हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, पॉलिटी करनी है, हिस्ट्री करनी है, और उनकी अच्छी खासी बुकलेट्स भी हैं, बल्कि भी हैं। लक्ष्मीकांत आपने देखा होगा। तो उनको कंसोलिडेट करना, एक जगह पे इकट्ठा करना उस मटेरियल को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नोट्स से क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, वो एक जगह पे कंसोलिडेट हो जाते हैं। फिर हमको, जब हम उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे ना, उस टाइम पे हमें शायद अपना कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अभी ये पॉइंट कहाँ पे लिखा था, या फिर इस कॉन्सेप्ट को अगर मुझे समझना है तो आपको दो तीन सोर्सेज उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर आप उसको लक्ष्मीकांत से पढ़ो, और फिर अपने क्लास नोट्स में से पढ़ो। नहीं, आपको वो टॉपिक एक ही जगह पे मिल गया, और उसके बारे में जहां से भी जो कुछ भी आपने पढ़ा था वो आपको एक पॉइंट, एक एक कॉन्टेक्ट प्लेस पे आपको मिल जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद रिवीजन में बहुत हेल्प होती है नोट्स से। देखो कैसे होती है, हमारे पास मल्टीपल रिविजन्स करनी होती है। हमको एक रीडिंग के बाद कायदे से हम रिवाइज ही कर रहे होते हैं अपने कंटेंट को, हम उसको और ज़्यादा पक्का कर रहे होते हैं। तो अगर कोई एक, मान लो एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, अगर हमें इसको रिवाइज करना है तो पहले आप इसके लिए अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, वहां से रिवाइज करोगे, फिर आप इसमें क्लास नोट्स देखोगे अपने, यहाँ से रिवाइज करोगे, फिर अल्टीमेटली आप इसको हो सकता है लक्ष्मीकांत से रिवाइज करो। अच्छा नहीं हो जाएगा अगर ये तीनों चीजें आप एक एक जगह रिवाइज कर पाओ? अब ये होगा कैसे? क्या एक साथ एक ही बारी में ये हो पाएगा? नहीं, मल्टीपल आइटरेशंस ऑफ नोट्स बनते हैं। ऐसे नहीं होता कि जैसे मैं मान के चलूंगी कि आपको 2029 में एग्जाम देना है, तो आप अभी पॉलिटी के ऐसे नोट्स बना लो जो आपको 29 में काम आए। नहीं, उस नोट्स में आप अमेंडमेंट भी करोगे, उन नोट्स को आप एक से ज़्यादा बार भी बनाओगे, फिर अल्टीमेटली आपके नोट्स बनते हैं, है ना। तो हम ये सीखेंगे कि हम ये कैसे करें। अभी तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हमने बात की थी कि एनसीईआरटी एक रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग में एनसीईआरटी से नोट्स बना लो, मार्जिन्स पे लिख लो। तो उनका क्या करें, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी क्लास के एंड तक। ठीक है, हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे। हाँ, अब इस चीज को, इस फंडामेंटल राइट्स को आपको रिवाइज करना है। तो ये तीनों चीजें आपको पता है कि इधर जो भी कंटेंट है वो आपने यहाँ पे लिखा है। तो आपको अब ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि वहां से कुछ छूट ना गया हो, वहां पे कुछ रह ना गया हो। आपको एक जगह पे सब कुछ मिल गया। फिर उसके बाद है इंटरलिंकेज डेवलप करने में। इंटरलिंकेज की हमने लास्ट क्लासेस में भी बात की है कि ये कितना ज़रूरी है, हमारे आंसर्स को भी एनहेंस करता है, हमारे लॉजिकल माइंड को भी इम्प्रूव करता है। अब नोट से कैसे हेल्प होती है, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं, तो हम उसको पैसिवली नहीं बना रहे होते कि सिर्फ ऐसे बैठ के पढ़ लिया। हम एक्टिवली एंगेज कर रहे होते हैं उसमें, है ना। अगर मैं अभी मान लो फंडामेंटल राइट्स के नोट्स बनाऊंगी, तो मैं देखूंगी कि मैं सबसे पहले ये कहाँ से हमें आइडिया आया फंडामेंटल राइट्स का, मैं वो अपने पॉइंट नंबर 1 में डालूंगी। इंडिया में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, शुरुआत से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एडिशन या कोई डिलीशन हुआ है क्या फंडामेंटल राइट्स में, इसके फायदे क्या हैं, ये हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। तो मैं ये सारी बातें लिखूंगी इसमें, तो मेरा सोचने का तरीका भी बढ़ेगा, है ना। मैं इंटरलिंक कर पाऊंगी कि सोसाइटी के एंगल से अगर मैं देखूं तो क्या कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सोसाइटी को हेल्प करता हो, जो विमेन को पावर देता हो, है ना, जो। तो ये चीज़ें हमको बहुत हेल्प करती है अपनी नोट्स में सोचने के समय पे।
जब हम उनको बना रहे होते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ देखो, आर्टिकल 14 है, कितना अच्छा आर्टिकल है, राइट टू इक्वालिटी, है ना। हम इस बात को सोचते हैं कि सबको समान अधिकार है, इस तरह से। फिर आंसर राइटिंग के लिए कैसे ज़रूरी है हमारे नोट्स? जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, आप जब देखोगे, जब आप आंसर राइटिंग करना शुरू करोगे, और ये चीज़ हम आंसर राइटिंग की क्लास में भी डिस्कस करेंगे, नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक तो हम नोट्स को बहुत बार रिवाइज कर चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी में, दिमाग में छप भी जाता है कि हाँ, ये चीज़ हमने नोट्स में की हुई थी, और ये हम जल्दी से अपने आंसर में लिख देते हैं उसको। फिर उसके साथ साथ हमें, मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, लेट्स से साइक्लोन्स पे, हमने नोट्स में लिखा है साइक्लोन्स, हमने इसका कंटेंट पढ़ा हुआ है। अब हम जब उसको बनाएंगे तो हमें यहाँ बनाया हुआ डायग्राम भी याद आएगा, हम उसको भी बनाएंगे। हमने अपने नोट्स को हमने अपडेट भी किया होगा, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक पैक्ट आंसर लिख पाते हैं, एक पावर पैक्ट आंसर लिख पाते हैं। इंटरलिंकेज भी हमने कर रखी होंगी, तो वो भी हम अपने आंसर में डाल पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों में बहुत हेल्प मिलती है, और कंक्लूजन में हमारी तैयारी को एक ना स्ट्रक्चर मिल जाता है इससे, कि हमारा ये सिलेबस था, इस सिलेबस में इस टॉपिक को इतनी डेप्थ से करने की ज़रूरत थी, इस पे इतने एग्जाम्पल्स चाहिए थे, इसमें ये चाहिए था, वो आपने सब कुछ एक जगह पे लिख दिया, ठीक है। ये है। फिर अब ये आ गया कि चलो नोट्स तो ज़रूरी है, हमको समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि अच्छे नोट्स कैसे होते हैं। सबसे पहले तो देखो, नोट्स हम अपने लिए बनाते हैं, फॉर सेल्फ। नोट्स, जैसे कोई भी बुक लिखी जाती है, तो वो इस तरीके से लिखी जाएगी कि एक लार्जर ऑडियंस उसको समझ पाए पढ़ के, है ना। लेकिन हम जो अपने नोट्स बना रहे हैं, वो हम अपने लिए बना रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, है ना, हमें एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। और दूसरा, जो हमारी लेट से बुक है, हम लक्ष्मीकांत का एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारी लक्ष्मीकांत वाली बुक है, उस जितने बल्कि तो नहीं हो हमारे नोट्स, एटलीस्ट जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका तो एक कंसाइज वर्जन हो, उसको तो शॉर्ट में लिखा हो हमने। अगर हमने उतने ही बल्कि और नोट्स बना लिए तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो हम फिर से बुक ही पढ़ लेते हैं। तो उसको एक और ज़्यादा बिल्कुल उसका सार लिखना है हमको नोट्स में। लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने, छोटी छोटी बातें लिखनी है जो हम भूल जाते हैं, जो हमको बार बार याद करनी है ना। तो ये चीज़ है। तो अच्छे नोट्स कैसे होंगे? जो कंसाइज होंगे, कि आपने एक फंडामेंटल राइट्स का लेट से 4 पेजेस के नोट्स में उसको खत्म कर लिया, और अब आप जब उसको रिवाइज कर रहे हो तो उन 4 पेजेस में आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स अच्छे से रिवाइज हो गए, ठीक है। फिर हमारे नोट्स इजी टू रिवाइज होने चाहिए। ये कैसे होंगे? क्योंकि रिवीजन तो बार बार करनी है, इसी से हमको वो आएगा कि हाँ, ये नोट्स में हमने वहाँ लिखा हुआ था। जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी बोलते हैं ना जिसको, वो बन जाती है पिक्टोग्राफिक मेमोरी, कि हम पिक्चर्स में सोच पाते हैं, अपने नोट्स को विजुअलाइज कर पाते हैं कि मैंने इस तरह का कुछ डायग्राम बनाया हुआ था, ये मैंने वेस्ट की तरफ बनाया था, ये ईस्ट की तरफ बनाया था, तो ये ऐसे होगा, है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हेल्प करता है। तो रिवाइज करते टाइम वो होगा। अब नोट्स ही अगर इजी टू रिवाइज नहीं है, तो फिर ये फेमिलियरिटी और पिक्चर्स बननी नोट्स की, वो तो हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए हमको ऐसे नोट्स बनाने हैं जो हम बार बार पढ़ सकें, और उनको हम जब पढ़ रहे हो बार बार तो हम उनको समझ सकें, ठीक है। फिर वो स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। अब कैसे होंगे? ऐसे ना हो कि आपने पहले साइक्लोन्स लिख दिया, फिर आपने कुछ और डिजास्टर लिख दिया, फिर अचानक से हम क्लाउड्स पढ़ने लग गए। नोट्स इस तरीके के नहीं होने चाहिए, वो एक लाइन से होने चाहिए, है ना। जैसे पहले हम जीडीपी पढ़ रहे हैं और फिर अचानक से हम मनी पढ़ने लग गए, तो हमें समझ नहीं आएगा ना कि क्या कनेक्शन है इसका। तो हम पहले जीडीपी पढ़ेंगे, फिर हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक ना स्ट्रक्चर में जाने चाहिए नोट्स। इसके लिए क्या करना होता है, हम हेडिंग्स बनाते हैं, इसके सब पार्ट्स लिख, कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये चैप्टर है, इसके सब पार्ट्स ये हैं, ठीक है। मान लो हम सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, इस तरह से हम सब पार्ट्स में पढ़ें उन चीज़ों को। तो इसके लिए हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, इसका यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा।
और भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कीवर्ड्स डालो। कीवर्ड्स जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया एक कीवर्ड गुड गवर्नेंस, ये कीवर्ड हो गया। तो अब मैं एक बहुत लंबा सेंटेंस नहीं लिखूंगी अपने नोट्स में, मुझे एक एक छोटे से वर्ड से, 2 वर्ड से मुझे समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ लाइन, है ना। अब मैं एम्पावरमेंट, ये भी एक कीवर्ड हो गया, तो मुझे बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। डायग्राम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट ओनली ज्योग्राफी में, बाकी चीज़ों में भी। मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू भी दिखाऊंगी कि कैसे डायग्राम्स को और सब्जेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, इसमें बहुत अच्छे से डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और इसके अलावा नोट्स आप करंट अफेयर अपडेटेड बनाओ। कैसे, अब हमने तो ये बात की थी कि न्यूज़पेपर्स के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमको मंथली मैगजीन से पढ़ने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जैसे करंट अफेयर अपडेटेड नोट्स का मतलब, जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा है, मान लो आपने अर्बन फ्लडिंग का एक टॉपिक लिख लिया आपने नोट्स में, आपने 2 पेज के नोट्स बना लिए अर्बन फ्लडिंग के। अब फॉर एग्जांपल आपने ये नोट्स बनाए थे पिछले साल, और इस साल वर्ल्ड में किसी सिटी में फ्लड आ गई, और किसी अर्बन एरिया में, वर्ल्ड के किसी अर्बन एरिया में फ्लड आ गई, तो आप वो एग्जाम्पल लिख दोगे यहाँ पे, बस इन चीज़ों के लिए, एग्जाम्पल्स ऐड करने के लिए। कोई रीसेंट केस स्टडी हुई हो, जैसे कि हम बात कर रहे थे उस दिन, मुझे याद है स्टैम्पीड के बारे में, तो हम उसको अपने नोट्स में डाल लेंगे कि ऐसे भी हुआ था, है ना। ये मतलब है करंट अफेयर अपडेटेड नोट्स का। मान लो कोई अब अमेंडमेंट हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, मान लो लेट से कोई अमेंडमेंट हो गई किसी एक पार्ट में, कभी भी हो सकती है, तो हम वो अपने पॉलिटी के नोट्स में ऐड कर लेंगे। तो ये करंट अफेयर अपडेशन हमको करना है, ठीक है। अब ये है मेन, कि हमारे नोट्स एक तो स्ट्रक्चर्ड है, हमको वो दोबारा दोबारा पढ़ने हैं, और कंप्रेस्ड है। कैसे स्ट्रक्चर में बनाए हुए, जैसे हम बात कर रहे थे, ये पूरा कंक्लूजन है जो हम अब तक बात कर रहे थे। आप जब भी नोट्स बनाओगे, हैफेजर्ड नहीं बनाने बिल्कुल भी, क्योंकि फिर हम या तो उनको पढ़ नहीं पाते या उनको समझ नहीं पाते, और अगर वो समझ ही नहीं आएंगे तो हम उनको अल्टीमेटली नहीं पढ़ेंगे, और अगर नोट्स नहीं होंगे तो फिर बार बार रिवीजन नहीं हो पाएगी किसी चीज़ की। अब ये एक्सपेक्टेड नहीं है किसी से भी कि हम बार बार स्पेक्ट्रम पढ़ें, सीधा स्पेक्ट्रम ही पढ़ रहे हैं। अगर हमने अपने हिस्ट्री को नोट वाइज, टाइमलाइन वाइज लिखा होगा, तो हो सकता है हम स्पेक्ट्रम को सिर्फ एक रेफरेंस की तरह यूज करेंगे, हमारा नोट्स मेन मटेरियल का काम करेगा हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए हमको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि अभी आपने लेट से आपने 1917 के इवेंट्स लिख लिए, फिर उसके बाद याद आया कि चलो अभी पीजेंट रिवोल्ट्स लिख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल एक तरीके से, एक टाइमलाइन के हिसाब से नोट्स बनते हैं, बनने भी चाहिए, और कंप्रेस्ड। पूरी बुक उठा के पूरे लंबे लंबे सेंटेंसेस बिल्कुल भी नहीं लिखने। माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब बनाने हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। अब ये है, कब नोट्स बनाना स्टार्ट करें, है ना। अभी हम मान लो अपनी फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट रीडिंग में तो नोट्स बनाना इतने अच्छे से हम उसको पुल ऑफ नहीं कर पाते हैं नोट्स को। नोट्स अभी आप लोग मेरे सजेशन से, जैसे आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं, पॉलिटी की हो रही है, ज्योग्राफी की हो रही है, जिस भी सब्जेक्ट की हो रही है, आपको क्या करना है, आप क्लासेस एक्टिवली सुन रहे हो, यानी कि साथ साथ नोट्स बना रहे हो, अपने रफ नोट्स बना रहे हो। इससे आप नोट्स बनाना भी सीखोगे, आपका जो क्लास मटेरियल है वो भी कंसोलिडेट होगा, है ना। क्योंकि एक क्लास को अब आप पूरे एंटायर कोर्स को बार बार भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हो सकता है कोई एक दो डिफिकल्ट क्लास हो, उनको आपने बार बार देख लिया, कोई डिफिकल्ट टॉपिक है तो वो सेक्शन अगेन एंड अगेन आप उसको रिविजिट कर रहे हो, लेकिन एक एंटायर क्लास देखना दोबारा से वो मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जैसे आपकी क्लासेस चल रही है, अच्छे से आप अपने लेक्चर्स के नोट्स बनाओ। इससे क्या है, एक तो आप एक्टिवली सुनोगे, जो भी आपके टीचर्स बता रहे हैं आपको, जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं, वो आप एक्टिवली सुन रहे हो, में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो समझ रहे हो, है ना।
और दूसरा, आपको नोट्स बनाने की हैबिट भी हो जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगा, क्लास बाय क्लास आपको पता चलेगा कि कंसाइज तरीके से कैसे लिखें, है ना, स्पीड से कैसे लिखें, जल्दी जल्दी मैक्सिमम ऑफ मटेरियल को कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये हो गया। एक मिनट, लेट मी सी। क्लास नोट्स, नहीं नहीं, क्लास नोट्स बनाइए जो आपकी क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे अगर आपको आज का टॉपिक पढ़ाया लेट से मनी के बारे में, तो आप उस क्लास को उस हिसाब से आप अपने नोट्स बनाओ। शुरू से कैसे बात बताई जा रही है, आपको क्या समझाया जा रहा है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि अगर आप उस टॉपिक को 1 वीक बाद पढ़ो तो आपको अपने नोट से समझ आना चाहिए कि क्या बताया था मुझे क्लास में। ठीक है, उस तरीके से आप अपने नोट्स बनाना सीखिए। ठीक, और कंसाइज ही बनाइए डायग्रामेटिक फॉर्मेट में। जैसे मान लो कोई हेडिंग है और उसके 3 पार्ट्स है, तो ऐसे उसमें हेडिंग लिख के और उसके 3 पार्ट्स ऐसे लिख दिए, यहाँ पे छोटे छोटे उनके सब पॉइंट्स लिख दिए। तो इस तरीके से नोट्स बनाओ। ठीक है, फिर उसके बाद रही बात इन बुक्स की, जैसे कि एनसीईआरटी है, मान लो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो हैं, और बाकी भी एडिशंस हैं जिनकी हम बात करेंगे। इनके नोट्स कैसे बनाए, देखो, फर्स्ट रीडिंग एनसीईआरटी की कर ली, बहुत अच्छा। फर्स्ट रीडिंग के साथ साथ बुक में, ये बुक है, मार्जिन्स और काफ़ी स्पेसेस होती हैं, वहीं पे थोड़ा थोड़ा आप स्क्रिबल कर लो, जॉट डाउन करो, थोड़ी सी समरीज बनाओ। सेकेंड रीडिंग के टाइम पे आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ, अपनी एनसीईआरटी को कुछ 10 या 15 पेजेस में समराइज करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मान लो ये एनसीईआरटी है फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिटी वाली, है ना, वो जो पॉलिटी की एनसीईआरटी जिसकी हमने बात की थी, तो उस एनसीईआरटी को लेट से आपने 15 to 20 पेजेस में उसको समराइज कर दिया। अब ये एनसीईआरटी आपको बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने नोट्स देखो। बाई चांस नोट्स के किसी टॉपिक में आपको ऐसे लगता है कि शायद कुछ छूट गया, या ये नोट्स में से ठीक से मैं नहीं समझ पा रहा या पा रही, तो आप एनसीईआरटी पे जाओ, उसको पढ़ो, या फिर अपने स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओ, उसको पढ़ो, है ना। फिर स्टैंडर्ड बुक्स की फर्स्ट रीडिंग में क्या करें, लेट से हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस बुक में क्या है कि चैप्टर लेट से यहाँ से शुरू है गवर्नर, है ना, तो इधर पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे भी बहुत सारी स्पेस है, और चैप्टर एंड होने के बाद भी अक्सर इतनी अच्छी खासी स्पेस बच जाती है। तो फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो, जैसे कि यहाँ पे आपने गवर्नर में ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूशन पे जो आर्टिकल लिखा है वो लिख दिया, कोई आपको रिपोर्ट मिली जैसे सरकारिया कमीशन, तो आपने वो साइड में लिख दी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप एक बार इसमें अपनी नोट डाउन कर लो। उस ये फर्स्ट रीडिंग में कर लो, उसके बाद सेकेंड रीडिंग के टाइम पे आप अपने नोट्स बना लो। जैसे कि आपने पूरा पेज बना लिया, 2 पेज में लेट से गवर्नर कंप्लीट कर लिया, 2 पेज में कोई और चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और इस तरह से आपने अपनी लक्ष्मीकांत को भी नोट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास एनसीईआरटी के और इसके 2 नोट्स हो गए। लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाते वक्त ऑलवेज कीप योर एनसीईआरटी नोट्स हैंडी। तब देखो कि एनसीईआरटी में कोई ऐसी बात है जो लक्ष्मीकांत में मिस हो गई है, जो मुझे इधर ऐड करनी, उन नोट्स को उस समय पे अपने साथ रखो। ठीक है, लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाते वक्त उन टॉपिक्स के लिए एनसीईआरटी के नोट्स को अपने साथ रखना है और उनको ऐड ऑन करते रहना। ठीक है, तो अब आपके जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे करना है। तो व्हेन टू स्टार्ट, लेक्चर के नोट्स तो बनाने ही है, लेक्चर के नोट्स तो बनाने ही है अभी ही। इसके साथ साथ रीडिंग के टाइम पे फर्स्ट रीडिंग में रीड विथ स्क्रिबलिंग, रफ में या फिर मार्जिन्स में जैसे हमने बात किया। सेकेंड रीडिंग में मेक नोट्स। ठीक है, गिव मी 1 मिनट ब्रेक फॉर 1 मिनट।
ओके, नाउ अभी मेथड ऑफ नोट मेकिंग कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये हमने बात किया था, हेडिंग्स, उसके नीचे सब हेडिंग्स, वहीं पे साइड में एग्जाम्पल्स लिख दिया आपने बीच में, है ना। कैसे हेडिंग सब हेडिंग बनेंगे, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। ओके, सब हेडिंग्स हेडिंग कैसे बनेगी इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से हम कोई टॉपिक देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक्लिप्सिस देखें, एक्लिप्सिस, ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया, छोटा सा टॉपिक है। हम इसमें ये क्या होते हैं ये लिखेंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स कितने होते हैं, सोलर और लूनर। अब इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। सोलर इक्लिप्स ये क्या होता है, व्हाट, इसका डायग्राम आएगा, इसके बारे में, इसके जो भी, ये कब होता है, कौन सी नाइट में होता है, कौन से डे में होता है, उस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद इसके इसके भी टाइप्स, तो इस तरीके से इसकी सब हेडिंग्स बन गई। सिमिलरली इसका भी डायग्राम आएगा, लूनर एक्लिप्स कब होता है, फिर इसके टाइप्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम सब हेडिंग्स बना देंगे। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा क्या है, हम वेब डायग्राम्स बना सकते हैं। वेब डायग्राम्स बना सकते हैं कैसे, मान लो हमारे पास कोई टॉपिक है, लेट्स से हम अगेन फंडामेंटल राइट्स है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 14, फिर उसके बाद 14 to 18 ऐसे करके। तो ऑल द सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम वेब डायग्राम की फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे हमारा विजुअल मेमोरी भी बहुत अच्छा बनता है। हमारे नोट्स हमको एक एक सेम पैटर्न में नहीं दिखाई देंगे, अलग अलग से दिखेंगे, पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लगेगा। हम साथ में मैप्स के थ्रू हम कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी में तो चलो मैप्स पढ़ते ही हैं, और सब्जेक्ट्स में भी मैप्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में मान लो हमने मैप बनाया, और यहाँ पे मैंने डायनेस्टीज लिख दी कि यहाँ यहाँ पे गांधार था, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर था, यहाँ पे सातवाहनास थे, यहाँ पे चोला चेरास पांड्यास थे। तो अब मुझे ज़्यादा इसकी विजुअल मेमोरी रहेगी, है ना। तो इस तरीके से आप सेंचुरी वाइज और क्रोनोलॉजी वाइज अपने हिस्ट्री के मैप्स बना सकते हैं। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर में भी यहाँ कौन से डांस होते हैं, यहाँ पे कौन से थिएटर फॉर्म्स होती हैं, इधर कौन से पपेट आर्ट फॉर्म्स होती हैं, तो हम वो सब मैप्स पे अपना बना सकते हैं इसको। इससे एक तो रिवाइज करना बहुत इजी होता है, दूसरा हम इन्हीं सेम मैप्स को अपने आंसर्स में भी उतार सकते हैं। आंसर्स भी, आंसर की जो क्वालिटी है वो भी और सुंदर लगेगी, है ना। एक तो मैं ऐसे लिख दूं एग्जाम्पल्स में, 3 एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे लिख दिए कि ये डांस फॉर्म्स हैं, और दूसरा मैंने इस तरीके से एक रफ मैप बनाया और यहाँ पे ऐसे 3 एग्जाम्पल्स कर दिए और अब इनको मार्क कर दिया, तो ये वाला ज़्यादा अपीलिंग लगेगा, है ना। और हमको एक तो दिखने में भी अच्छा लगता है, अपने जब आंसर शीट्स होती हैं, जब वो कोई भी एग्जामिनर चेक करेगा उसको ये ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। दूसरा हमें भी जल्दी ज़्यादा याद होता है, ये चीज़ याद करना हमारे लिए भी ज़्यादा इजी है रादर देन हम पॉइंट वाइज याद करें, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट्स कैसे, जैसे मान लो हमको कोई टाइमलाइन की चीज़ें पढ़नी है कि हिस्ट्री में ही लेट्स से कि 1905 से लेके हमको 1919 के इवेंट्स देखने हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, तो हम इसको एक इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना सकते हैं। ये 1905 यहाँ पे लिख दिया, 1906, 1910, इस तरह से हम करते करते 1919 तक हमने लिख दिया। तो अब देखो इसको रिवाइज करना भी कितना इजी हो गया, और हमारा कितना बड़ा, ऑलमोस्ट एक चैप्टर कितने छोटे एरिया में कंसोलिडेट भी हो गया। ऐसे ही माइंड मैप्स किस तरीके से,
माइंड मैप्स कैसे होते हैं कि हम एक टॉपिक के बहुत सारे पहलू देखते हैं। कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी हम टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत ब्रॉड टॉपिक है तो वही ले लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम इसके पहलू बनाएंगे कि एक तो नंबर वन, कितने डिजास्टर्स के लिए, लेट्स से इंडिया प्रोन टू व्हाट डिजास्टर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी हम लिखेंगे। उसके बाद हमारा कोई एक्ट है, फिर हम उस एक्ट के बारे में लिखेंगे। कौन कौन सी बॉडीज इस पे काम करती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे भी होती हैं, तो हम वो सब लिखेंगे। इनको चेयर कौन कौन करता है वो सब लिखेंगे। फिर उसके बाद हम फॉर डिफरेंट डिजास्टर्स, हम डिजास्टर्स मैनेज कैसे कर रहे हैं ये भी हम माइंड मैप्स में लिख लेंगे। अब ये एक पेज में तो नहीं आएगा, ये लेट से ये वाला माइंड मैप हमने काफ़ी सारे माइंड मैप्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये हमारा एक पॉइंट तो हो गया रिवाइज करने के लिए। फिर ग्लोबली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या किया गया है, क्या कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि सेंदाई फ्रेमवर्क्स है, क्या इस तरह की कोई चीज़ें हैं। तो हम इस तरीके से कितनी सारी चीज़ें एक माइंड मैप में कवर कर लेते हैं। आप इस मेथड से नोट्स बनाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, आपको इंटरलिंकेज करना भी आएगा इस मेथड से, कॉज एंड इफेक्ट भी करना आएगा, ये एस्टैब्लिश करना भी आ जाएगा आपको। ठीक है, और एक ये इशू बेस्ड नोट्स ये भी बना सकते हैं हम। जैसे कि मैंने इशू बेस्ड नोट्स बना लिया, लेट्स से अर्बनाइजेशन पे बना लिया, पहले सोसाइटी का टॉपिक है, अर्बनाइजेशन में मैंने और भी चीज़ें लिख ली, स्मार्ट सिटीज़ के बारे में लिख लिया। ठीक है, या फिर मैं इसमें विमेन पे बनाने लग गई तो मैंने इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी। तो इस तरह से एक एक पर्टिकुलर थीम को उठा के और उसके नोट्स बना, ये सभी तरीके हमको यूज़ करने हैं। कोई ऐसे नहीं है कि ये मेथड हम पॉलिटी में यूज़ करेंगे, ये वाला हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी में यूज़ करेंगे, कहीं पे भी इनोवेशन यूज़ करनी है अपनी नोट्स में, ताकि आपके नोट्स आपको सबसे अच्छे से रिवाइज करने में उनको मज़ा आए, आपके नोट्स कंसाइज बने, बिल्कुल छोटे से, कि उनको आप बार बार रिवाइज कर लो और आपके सब्जेक्ट्स जल्दी जल्दी रिवाइज। फिर उसके बाद है कि प्रीलिम्स और मेंस, क्या इनके अलग अलग नोट्स बनाने हैं, और अगर अलग अलग बनाने हैं तो कैसे, या फिर सेम बनाने हैं, क्या करना है। देखो, कुछ तो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इस तरीके के टॉपिक्स, एनवायरनमेंट, ये सब टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हमें कवर करने। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे सोसाइटी है, गवर्नेंस, एथिक्स, एग्रीकल्चर का पार्ट, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, इस तरीके के टॉपिक्स हमें सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करने होते हैं। तो ये तो ठीक है, जायज़ ही है कि इसको तो मेंस के लिए बनाएंगे। अब इन सब्जेक्ट्स का क्या करें, लेट्स से हम हिस्ट्री के नोट्स किस तरीके से बनाएं, क्या हम उसको प्रीलिम्स के अलग और मेंस के अलग बनाएं? नहीं, हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री के नोट्स एक ही बनाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों के हिसाब से। कैसे? जो स्टैटिक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, जो स्टैटिक, हिस्ट्री में तो खैर सब स्टैटिक ही होता है, जो स्टैटिक पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, मान लो पॉलिटी का, जो बदलेगा नहीं, वो तो सेम रहेगा। उसमें करंट अफेयर एडिशंस, केस स्टडीज, ये सब डालनी होती है, जो हमको मेंस के लिए चाहिए होती है लार्जली ना, एक्सेप्ट करंट अफेयर का पार्ट जो प्रीलिम्स के लिए चाहिए होता है, एग्जाम्पल्स हैं, केसेस हैं, कमिटीज हैं, ये हमको मेंस के लिए चाहिए होती है। तो प्रीलिम्स के लिए इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टैटिक पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है उसके नोट्स एक जगह बन सकते। अब कुछ सब्जेक्ट में ऐसी चीजें होती हैं, जैसे लेट्स से एक टॉपिक है फेडरलिज्म, ये टॉपिक
हम मेंस में ज़्यादा डिटेल में करते हैं कंपेयर टू प्रीलिम्स, ठीक है। तो मेंस के लिए हम इस टॉपिक को हेडिंग सब हेडिंग्स बना के, माइंड मैप्स बना के, इसके अलग अलग फैक्टर्स देख के इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरीके के टॉपिक के नोट्स अलग से बनेंगे, एक अलग पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो स्टैटिक पार्ट ऑफ सिलेबस है, जैसे कि प्रेसिडेंट है ना, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, ये तो स्टैटिक पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है। तो इसको तो प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से हमको दोनों को एक ही तरीके से पढ़ना है। जो कुछ पार्ट इसमें अलग से आएगा वो यूजुअली प्रीलिम्स के बाद या जिस समय पे हम मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय पे वो नोट्स बनते हैं। जैसे कि फेडरलिज्म टॉपिक हो गया हमारा, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स का टॉपिक हो। अब ये टॉपिक हम प्रीलिम्स के लिए नहीं करते, इसको मेंस के लिए करते हैं। तो इसके नोट्स और उनके नोट्स मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट ये हमको प्रीलिम्स के लिए भी मालूम होना चाहिए और मेंस के लिए तो हमको है ही ये इम्पोर्टेंट। तो हम इन टॉपिक्स को अपने सिलेबस के साथ देख के इनको अलग से निकाल लेंगे और इनके नोट्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के नोट्स होते कैसे हैं, उनमें एनालिसिस होता है किसी भी टॉपिक का, उनमें एनालिसिस होता है, उनमें क्रिटिकल एनालिसिस होता है। कैसे कि ये अच्छा है या नहीं है। जैसे मान लो यूसीसी एक टॉपिक है ना, तो ये हमको इसमें इसके सारे डायमेंशंस पता होने चाहिए कि इसकी नीड क्या है, जो जो यूसीसी के अगेंस्ट है वो क्या बातें हैं, जो यूसीसी के फेवर में है वो क्या बातें हैं, और अल्टीमेटली क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर लॉ कमीशंस ने बात की है, और एक कंक्लूडिंग रिमार्क। तो इस तरीके के नोट्स बनते हैं मेंस के, और जनरली प्रीलिम्स में हम इस तरह के नोट्स नहीं बनाते। तो ऐसे एनालिटिकल नोट्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से सेग्रीगेट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन स्टैटिक पार्ट को सेग्रीगेट करना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक तो ये ड्यूअल काम हो जाएगा। आप सेम चीज़ें, अब मान लो कांग्रेस सेशंस लिखने लग गए हम अपनी हिस्ट्री के लिए, तो आईएनसी सेशंस हम अगर हिस्ट्री के लिए लिखने लगेंगे तो वो तो हमको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सेम ही लिखने पड़ेंगे। तो उनको अलग अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक ही जगह लिखेंगे। तो ये पार्ट है जो हमको दो जगह नहीं लिखना। लेकिन हाँ, ऐसा जो कंटेंट है उसको हम अलग से मेन पर्सपेक्टिव से लिखेंगे नोट्स में। ये यही लिखा है ऐसे कि आपको स्टैटिक के नोट्स किस तरह से बनाने हैं, उसमें करंट अफेयर्स भी इनकलकेट करना है, ज़रूरी है। अभी कोई इवेंट हो गया और आपने अपने नोट्स में उसको मिस कर दिया तो आप उसको इंक्लूड कर दोगे। केस स्टडीज डालनी है, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, मैप्स, ये सब होना चाहिए। अभी यूजिंग PYQs फॉर नोट्स कैसे यूज़ करें, यूज़ तो करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि PYQs से ही पता चलेगा कि कौन सी थीम्स ऐसी हैं जो रिपीट होती हैं बार बार। मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, दोनों में ही पता चलता है कि किस चीज़ को यूपीएससी प्रायोरिटी देती है ना। कौन सी थीम्स बार बार रिपीट होती हैं एग्जाम में, कौन से टॉपिक्स अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं पेपर में। तो PYQ से हमको पता चल जाएगा और हम उनको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। अभी देखो, जैसे ये सोसाइटी का अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है सोसाइटी में, और उसके PYQs हैं। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा था, 16 में, 21, 22, 23, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, है ना। क्या क्वेश्चन है? डिस्कस वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स विच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन पूछ रही है हमसे। फिर ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया, इंट्रोड्यूस द। अब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हम इस पार्ट को आंसर करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर हमने 2013 में ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया होता तो इस पार्ट को हम आंसर करने में इधर से कंटेंट की हेल्प ले सकते थे।
स्मार्ट सिटीज के बारे में पूछा है नेक्स्ट पार्ट में। What are the main socio-economic implications arising out of development of IT industries in major cities of India? तो अगेन सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस पूछिए सिटीज में, ठीक है, हमको ये बतानी है। हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टायर टू सिटीज रिलेटेड टू राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजम्पशन? ये सोचने वाला क्वेश्चन है, यू विल हैव टू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन। अपनी डेली लाइफ से, अपने हर रोज क्या क्या हो रहा है उसके हिसाब से भी आपको इन क्वेश्चंस में सोचना पड़ता है। डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस? तो कहीं ना कहीं ये भी हमको इश्यूज ही बताने हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से जो सोशल इश्यूज आ रहे हैं कि क्या मार्जिनलाइजेशन के इश्यूज फेस कर रहे हैं हम। तो आपको नहीं लगता कि अगर इन ऑल द 5 क्वेश्चंस को हम आंसर कर लेते हैं, इनके साथ साथ थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हम बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, है ना? एक बेटर जानकारी होती है हमको उस क्वेश्चन के बारे में, उसको आंसर करने के लिए। ऐसे यहाँ पे देखो, एक GS 2 में टॉपिक है एनजीओज एसएचजीज करके, तो उसके बारे में कितने सारे क्वेश्चंस हैं, तो इतने सारे हमको थीम्स हैं, और अगर आप इसको देखोगे तो बहुत सारे रिपीटेड भी होते हैं, रिपीटेड थीम्स होते हैं। हम इन क्वेश्चंस को यूज करके ये आंसर कर सकते हैं, इसको यूज करके ये आंसर कर सकते हैं, ऐसे होता है। इधर जो हमने एग्जाम्पल सीखे होंगे वो हम जब हम पेपर देंगे वहां पे यूज हो, ठीक है? देखो एसएचजीज के बारे में कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे हमको कितनी सारी हेल्प दी गई है इन क्वेश्चंस के थ्रू कि हम इनको अपने नोट्स में ऐड करें। एक नंबर 1, एसएचजीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड थीम है, तो हम इसको बार बार, इसको अच्छे से हम अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। दूसरा, हम इसको यहाँ से भी वैल्यू ऐड करें उसमें कि क्या पूछा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में पूछ, तो अब हमें एक एग्जाम्पल भी मिल गया वैल्यू एडिशन के लिए कि ऐसा कुछ है ना? तो इस तरीके से हम पीवाईक्यूज को अलग अलग फॉर्मेट्स में यूज कर सकते, राइट? सिमिलरली ऐसे ही कोई अगर हम एनवायरनमेंट का क्वेश्चन देखते हैं तो देखो वेटलैंड्स पे हमको 2 बार क्वेश्चन पूछा है ना, 2018 एंड 2023। अब मान लो लेट्स से हमको वेटलैंड्स प्रिपेयर करना होगा, तो क्या हम ये प्रिपेयर नहीं करेंगे? नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम हम करेंगे। विल वी नॉट प्रिपेयर दिस? यस वी विल प्रिपेयर दिस, है ना? क्योंकि मान लो इसके बारे में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इन केस वेटलैंड के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो ये हमारे लिए वैल्यू एडिशन, एक एडिशनल पॉइंट्स के फॉर्म में तो बनते ही है ना? तो इस तरीके से हम पीवाईक्यूज को यूज करते हैं सबसे पहले ये पहचानने में कि क्या थीम्स हो सकते हैं, क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ पे नॉर्मल इंपॉर्टेंस देनी है। अब जैसे ये वाला थीम है, इस पे ज़्यादा वैल्यू देनी है क्योंकि एवरी ईयर क्वेश्चंस हैं इस पे, तो ऑब्वियसली हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और हम इसको लाइटली भी नहीं ले सकते। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें 5-5, 6-6 साल में क्वेश्चंस नहीं आते, तो हम उनको शायद उतनी डेप्थ में नहीं करेंगे जितनी डेप्थ में हम इस टॉपिक को करेंगे, ठीक है? अभी अबाउट दिस कि हम डिजिटल नोट्स बनाएं या फिर हैंड रिटन नोट्स, देखो दोनों के फायदे हैं। हैंड रिटन नोट्स के क्या फायदे हैं कि जब हम हाथ से लिख रहे होते हैं तो एक्टिवली हम उसको, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जैसे आप अपने क्लास देखोगे तो आप एक्टिवली उसको सीख करो, क्लास देखो, है ना? अभी आफ्टर दिस मैं सबके डाउट्स लूंगी, ठीक है? तो हम एक्टिव लर्निंग कर रहे होते हैं, हम ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ लेट के बुक पढ़ रहे हैं, तो कुछ गेन नहीं होता उसमें से, समझ भी नहीं आता, ना कोई इंटरलिंकेज बनती, ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनती, सिर्फ
एक नॉवल की तरह कोई बुक पढ़ने से तो नहीं हम समझ पाएंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं। तो एक्टिव लर्निंग के लिए, एक एक्टिव तरीके से पढ़ाई करने के लिए अच्छा रहता है हैंड रिटन नोट। फिर आपकी विजुअल मेमोरी भी बनती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथ से डायग्राम्स बनाए हैं, आपने खुद से लिखा है ऐसे, तो आपको याद आएगा कहीं ना कहीं तो ये मैंने पढ़ा था, क्योंकि आई हैड रिटन दिस लाइक दिस। फिर डायग्राम्स आप ऐड कर सकते हो डिजिटली। अगर हम टाइप करके नोट्स बनाएंगे तो हम डायग्राम्स कैसे खुद से बना के तो नहीं ऐड कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनको जो अपडेट करना है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। अब आप लोगों को कंसिडरिंग 2029 30 ऐसे टाइम पे एग्ज़ाम देना है, और अभी अगर आप उनको अपडेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम तक तो ऑफ कोर्स आपको अपडेट तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन हैंड रिटन नोट्स में वो अपडेशन नहीं हो पाएगी। और ये थोड़े से बल्कि भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटी में भी इतने सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारा पीडीएफ्स हो जाता है। इवन इफ़ वी लिमिट आर रिसोर्सेज, उसके बाद भी अच्छा खासा कंटेंट हो जाता है जो हमको कवर करना होता है। तो अब फिर क्या करें? फिर हैंड रिटन बनाए ही ना? ऐसा भी नहीं है। डिजिटल नोट्स के क्या फ़ायदे होते हैं? तो ये कॉम्पैक्ट रहता है कि हम थोड़ी सी स्पेस में ज़्यादा लिख पाते हैं, है ना। एडिट कर सकते हैं, सबसे ज़रूरी ये है। मान लो कोई चीज़ आपने लिख दी और आपको लगा ये तो ठीक है, मुझे पक्का हो चुका है और इसकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसमें से कुछ पार्ट मुझे हटाना है, तो आप उसको एडिट कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इनको ना सर्च कर पाते हैं। मान लो आपको कोई थीम नहीं मिल रहा, तो आप उसमें सर्च टैब में जाके सर्च करके थीम ढूंढ सकते हो, तो टाइम भी सेव होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सभी डिजिटल नोट्स, जैसे मैं डिजिटल नोट्स नहीं बना पाती इतने ज़्यादा अच्छे से, ऑल्दो मैंने बनाए हैं डिजिटल नोट्स भी, लेकिन उतने ज़्यादा मैं उनको फॉलो नहीं कर पाती थी कि मैं बहुत ज़्यादा टाइप करूँ, उतनी ज़्यादा टाइपिंग स्पीड भी नहीं है मेरी। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ये फिर टाइम बचाने के लिए इनको बनाते हैं, वहाँ पे बनाने में, डिजिटली उनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो पेपर पेपर पे, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने नोट्स के साइड में पेज छोड़ सकते हो। जैसे लेट्स से आपने हर नोटबुक, हर पेज में एक मार्जिन लगा लो इतना अच्छा खासा, लाइक पेज का 1/3 ऑफ द पेज का मार्जिन, और इसको खाली छोड़ दो। यहाँ पे अपने नोट्स बना लो, ताकि जब आपको मान लो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ एडिशन करना है, तो आप इधर कर पाओ इस मार्जिन में। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया अपडेट करने वाले का। या फिर पेजेस ऐड कर सकते हो आप, बाद में उनको स्टेपल कर लो, है ना। तो ये बल्कि का सोल्यूशन तो नहीं हो सकता इसमें, हैंड रिटन में। मैंने क्या किया था बाद में, मैंने एक आईपैड यूज़ किया था अपने नोट्स बनाने के लिए, तो वो हैंड रिटन भी हो जाते थे और डिजिटल भी हो जाते थे, क्योंकि मैं पेन से नोट बनाती थी आईपैड में। तो डिजिटली वो कॉम्पैक्ट और एडिट करना, अपडेट करना, वो पॉसिबल हो पाता था उसमें। और दूसरा, मैं हाथ से भी अगर मुझे कोई डायग्राम बनाना है तो मैं उसको बना सकती हूँ। तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, मेंस के नोट्स मैंने लार्जली हैंड रिटन बनाए हैं, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है उस टाइम पे, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। फिर मैं कि इस तरीके के जो डायग्राम्स, वेब डायग्राम्स जिसको बोलते हैं, मेंस में इनकी ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएंगे हैंड रिटन बनाने में, तो वो भी है। लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ द नोट्स फिर भी डिजिटली थे। मेंस के जो, इन डिजिटल नोट्स को ही कंसाइज किया था मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट, तो डिजिटली हैंड रिटन थे नोट्स। ठीक है, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन से ज़्यादा प्रेफरेबल है। कुछ लोग वन नोट में, एवर नोट में, इन ऐप्स में भी नोट्स बनाते हैं, और उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो एडिट करना, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, मतलब अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि वन इज़ बेटर देन दी अदर। लेकिन हाँ, अगर आप हैंड रिटन बना रहे हो तो 1/3 ऑफ द पेज ज़रूर आप साइड में मार्जिन रखना, ताकि अपडेट कर सको, क्योंकि करना पड़ेगा। फिर बार बार उसमें बहुत सारे पेजेस डालना, वो बहुत क्लमजी सिचुएशन हो जाती है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, ये देखो, ये मेरे नोट्स हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के लिए रखे हैं कि इतने
छोटे में मैं कैसे एक्सप्लेन करती थी, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मुझे समझाना है तो मैंने एक फ्लो चार्ट में समझा दिया, यहाँ आरबीआई लिख दिया, टेकन मनी फ्रॉम माय हैंड, सेल्स जी सैक टू मी, और मैंने आरबीआई को पैसे दे दिए, ठीक है। मतलब अभी अगर आपकी क्लास नहीं हुई है तो हो सकता है आपको ना समझ आए, लेकिन ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने इसको लिख दिया। और ये इस केस में मनी सप्लाई कम हो जाती है, इस केस में मनी सप्लाई एम एस मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाती है। तो एक सिर्फ दो छोटे छोटे पिक्टोरल डायग्राम्स में मैंने एक कॉन्सेप्ट समझा दिया अपने आप को, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो इन्फ्लेशन का है, तो मैंने ये डिमांड सप्लाई कर्व बनाया और ये अपने आप को समझा दिया कि अगर ये ऊपर जाता है तो कैसे डिमांड वाली इन्फ्लेशन हो जाती है, ग्रोथ बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है, तो इनका ट्रेड ऑफ समझा दिया मैंने यहाँ पे। तो इस तरीके से ये देखो, इस तरीके के डायग्राम्स आपको मेरे नोट्स में बहुत मिलेंगे ही, ठीक है। मैं बहुत छोटा छोटा लिखती हूँ इसीलिए हो सकता है ये रीडेबल ना हो, लेकिन इस तरीके के आपको डायग्राम्स काफ़ी सारे दिखाई देंगे। ये देखो, इस तरीके से ये फ्लो चार्ट कह लो या फिर सर्कुलर डायग्राम कह लो, बैंक्स और आरबीआई, ये मैंने रेपो रेट समझाने के लिए सिर्फ इतनी सी स्पेस का यूज़ किया और मुझे रेपो रेट के बारे में सब कुछ समझ आ गया, सिर्फ इतना। ये एकदम से नहीं होता, ये भी प्रैक्टिस से होता है। आप पहली बार जब इसको बनाओगे, कभी कभी कुछ कुछ सब्जेक्ट के मल्टीपल आइट्रेशन ऑफ नोट्स बन जाते हैं। ये वाले इकोनॉमी के मेरे लास्ट नोट्स हैं, इससे पहले मैंने 3-4 और बनाए थे, ठीक है। तो ये मैंने रेपो रेट कितनी छोटी सी इसमें समझा दिया, और इसके बारे में इतना सा अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो लिख दिया। ऐसे ही ये देखो रिवर्स रेपो रेट, सिर्फ इतना छोटा सा समझा है और उतने में ही मेरा मेरा काम हो गया, ठीक है। ये लिक्विडिटी क्रंच, ये भी, ये बहुत सारे डिपॉजिटर्स आ गए, बी फॉर बैंक, और इन्होंने लोन ले लिया। तो इस तरीके से मैंने ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये एक एक पूरा कॉन्सेप्ट इस तरीके के डायग्राम के थ्रू समझा दिया कि ये एक बैंक है, इसमें डिपॉजिटर्स आ गए, बैंक ने लोन दे दिया। तो इस तरीके के जब आप एरोज और ये सब यूज करके नोट्स बनाओगे ना, आपके लिए समझना भी इजी हो जाएगा। अदरवाइज मैं क्या करती, मैं बहुत लंबा सेंटेंस लिखती कि बहुत सारे डिपॉजिटर्स बैंक में आ गए, तो मैं इतना लंबा सेंटेंस लिखती, मैंने एक एरो में लिख दिया और मुझे अभी तक समझ आ रहा है ना। तो एक तो मेरे समझने के लिए है, शायद कोई न्यू पर्सन देखे तो हो सकता है वो इसको ना समझ पाए, लेकिन लार्जली मुझे लगता है सबको समझ आ ही जाएगा। तो ऐसे, ठीक है। ये मैंने ई नाम के बारे में लिखा हुआ है, तो देखो कितना, कितने छोटे में सारी बातें बता दी, ठीक है। ये एमएसपी कैलकुलेशन कैसे होता है, तो छोटे से मैं बता दिया कि ऐसे होता है, A2 ये होता है, A2 प्लस FL C2, ये छोटे छोटे इनके बातें, साथ में एग्जाम्पल्स, ताकि मैं भूल भी ना जाऊँ। ये हिस्ट्री के मैप्स हैं। मैप्स जनरली ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे पहले भी बता रही थी, हिस्ट्री में भी बहुत हेल्प की है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आई राइट वेरी स्मॉल, तो इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। हाँ, दिस आई हैव ड्रॉन दिस मैप अबाउट गुप्तास, कि गुप्तास का रूल कहाँ कहाँ पे था। तो देखो अलग अलग कलर्स का यूज करके बताया कि गुप्तास से पहले क्या था, फिर उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई। ये इंडिया का एक मैप बनाया है, मतलब जस्ट फॉर रफ, अगर हमें जल्दी जल्दी में बनाना हो तो इसीलिए ऐसे बनाया है। देन एरो बना दिया कि इसके बाद क्या हुआ होगा, यहाँ पे ईयर लिख दिया, ये एक मैप बना दिया। फिर इसके बाद एरो बना दिया, यहाँ पे ईयर लिख दिया, ये मैप बना दिया। यूज डिफरेंट कलर्स टू इंडिकेट कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे ये ब्लू कलर से सतवाना डायनेस्टी, यहाँ पे इसका ईयर लिख दिया, यहाँ पे लिखा है चोला, यहाँ पे पांड्यास, यहाँ पे लिख दिया संगमेज, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इंडो ग्रीक्स। तो इस तरह से मैंने मैप के थ्रू समझ लिया कि 300 AD में सिचुएशन कैसी थी, ऐसी थी। फिर उसके बाद ऐसी हुई, शुंगास यहाँ पे आ गए, इंडो ग्रीक्स यहाँ थे, सतवानास यहाँ थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और अल्टीमेटली फिर गुप्तास, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, सतवानास को रिप्लेस कर दिया इन्होंने कदम्बास ने। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन एरो, फिर उसके बाद अगेन। तो इस तरीके से अब
मेरे लिए ये रिवाइज करना भी और इसको याद करना भी ज़्यादा इजी हो गया। नहीं तो मुझे यही चीज़ कितने सारे चैप्टर्स में पता चलती, क्योंकि चैप्टर्स में तो क्या लिखा होगा, सतवाना रूल यहाँ से यहाँ तक था, फिर उसके फीचर्स लिखे होंगे, है ना। फिर उसके बाद बाद में उसकी जो सक्सेसर डायनेस्टी है वो आएगी, फिर उसके फीचर्स बताएंगे, फिर सक्सेसर डायनेस्टी के फीचर्स बताएंगे। लेकिन मुझे क्रोनोलॉजी भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज में हमने देखा कि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसीलिए हमने एक पूरा पेज ऐसे बना लिया, इससे और ज़्यादा क्लैरिटी भी होती है। और फिर इसको शॉर्ट में यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही ये एक ये मेंस के टाइम पे मैंने लिखा था, क्योंकि मेंस के टाइम पे रेड सी में कुछ क्राइसिस चल रहे थे, वो काफ़ी न्यूज़ में था। तो अपने आप को समझाने के लिए मैंने एक रफ ग्राफ बना लिया, इसको लेबल कर लिया, और इसके बारे में जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है हिस्टोरिकली, क्या हुआ है वहाँ पे, वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिया शॉर्ट में। आप देखोगे तो शॉर्ट में लिखे हैं, बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं है, पैराग्राफ्स नहीं है, डायग्राम्स ज़्यादा है। ये देखो, जैसे अब मैंने ये पशुपति सील है। अगर मैंने पशुपति सील, आपने पढ़ी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अगर आपने हिस्ट्री अभी पढ़ी है एंशंट, तो सबसे पहले हम यही वाला चैप्टर पढ़ते हैं। तो मैंने पशुपति सील के लिए क्या किया, वो मैंने सील बना ली ऊपर, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा, बहुत ही रफ डायग्राम ऐसे, इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको लेबल कर लूँगी और मुझे याद रह जाएगा। पैराग्राफ लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि लेफ्ट में कौन से एनिमल्स हैं, राइट में कौन से हैं, बॉटम में कौन से हैं, है ना। मुझे डायग्राम से पता चल गया। यहाँ पे मैंने टॉप में ऐसे बॉक्स बना लिया कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है जो अनडिसाइफर्ड है। यहाँ पे पशुपति सील लिख दिया, इसकी दो फीचर्स लिख दिए जो शायद इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर पाई, है ना। ऐसे ही मैंने ये सारनाथ कैपिटल का बना लिया, इसके फीचर्स भी यहाँ लिख दिए कि इस कैपिटल में यहाँ, दिस इज़ वेरी स्मॉल, इस कैपिटल में यहाँ पे इधर कौन कौन से एनिमल्स हैं, फिर ऊपर पिलर कौन सा है, ये लायन है, फोर फेस ऐसे। तो ये सब मैंने इधर ही इंक्लूड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, ये मैप्स के थ्रू, ये मैप्स के थ्रू भी आप ऐसे बताओगे कि ये स्तूपास लिखे हैं कि कहाँ कहाँ है। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिए, सांची स्तूपा यहाँ पे है, सन किसा यहाँ पे है। तो अब मुझे इनको याद करना इजी हो जाएगा, और विजुअली भी अब मैं इसको जल्दी से रिवाइज कर पाऊंगी। और यहीं पे इसका फीचर लिख दिया कि ये एलिफेंट वाला है, ये फोर लायंस वाला है, ये भी फोर लायंस वाला है, इस तरह। हाँ, अबाउट दिस, ये ये भी एक मैप वर्क करना होता है हमको। कैसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मान लो हमें साइट्स करनी है, तो हम सीधा सीधा इंडिया का डायग्राम बनाएंगे, रिवर बनाएंगे, और इस तरह से इसको जॉट डाउन कर लेंगे कि ये सरस्वती रिवर है, ये हमारी साइट्स है। और इसी तरीके से हमको बाकी ज्योग्राफी का मैप वर्क भी करना होता है। बाकी मैप वर्क कैसे, लेट्स से हम आज अफ्रीका कवर कर रहे हैं, तो अफ्रीका ऐसे बनाया, और यहाँ पे हमने माउंटेन्स कौन सी हैं, यहाँ पे कौन सी माउंटेन्स हैं, इधर कौन से वॉल्केनोज हैं, रिफ्ट वैली कहाँ पे है, रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो ये हम सारी इसमें लिखेंगे, इनको क्या कहते हैं। तो ये हम ऐसे अपना मैप वर्क जैसे ये किया है ऐसे करेंगे। एक मैप वर्क रिवर्स का हो गया, मैप वर्क ऑफ रिवर्स ऑफ अफ्रीका, मैप वर्क ऑफ माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, वॉल्केनोज ऑफ अफ्रीका, ठीक है, अलग अलग पेजेस पे, अलग अलग मैप्स पे। अब ये कि हमें अपने नोट्स को एनरिच कैसे करना है। एनरिच करने के लिए हमको हर टॉपिक के लिए उसका डेटा, मान लो लेट से इंडिया की एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में हम नोट्स बना रहे हैं, तो हम उसका डेटा लिखेंगे भाई कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। तो एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा उससे हमको डेटा लिखने के बाद, ठीक है।
अभी कितना एक्सपोर्ट हो गया, कौन सी रिपोर्ट्स क्या प्रिडिक्ट कर रही हैं, क्या इंडिया का टारगेट है। तो ये सब करके हमारे पास 3-4 डेटा हो जाते हैं एक्सपोर्ट्स के बारे में। फिर उसके बाद मान लो कौन सी पॉलिसी है, क्या कोई पॉलिसी पेपर आया तो उसके बारे में 2-3 फीचर्स हमने लिख लिए, क्या हमने कोई पीवाईक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन देखा वो भी ऐड कर लिया। ठीक है, केस स्टडीज लिखते हैं, जनरली ज्योग्राफी में लिखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में लिखते हैं, सोसाइटी के क्वेश्चंस में लिखते हैं। केस स्टडीज एज इन मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाए अर्थक्वेक के बारे में, तो हम नेपाल अर्थक्वेक के बारे में लिख सकते हैं। नेपाल अर्थक्वेक हमारे लिए केस स्टडी हो गया कि उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ब्रीफ में 1-2 लाइन में, बहुत लंबा नहीं। तो नेपाल अर्थक्वेक, या फिर अगर फ्लड्स पे आ जाए तो चेन्नई फ्लड्स जो हुई थी वो एक केस स्टडी हो गई हमारे लिए। तो इस तरीके से हम केस स्टडी इंक्लूड करते हैं। फिर रिपोर्ट्स जनरली पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इस सब में हम रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई रिपोर्ट आई हो, लेट्स से आरबीआई ने कोई रिपोर्ट दी हो, इंडिया के यूपीआई के बारे में कोई रिपोर्ट आई है, आरबीआई की आई है, या फिर आईएमएफ की कोई रिपोर्ट आई है, तो वो हम कोट कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट आई है लेट्स से हंगर इंडेक्स, तो वो हम एग्जाम में कोट कर सकते हैं। कमेटीज, ये भी जैसे कि स्वामीनाथन कमेटी है तो हम इसको कोट कर देते हैं। फार्मर्स पे कोई क्वेश्चन है तो हम अशोक दलवाई कमेटी कोट कर देते हैं। तो ये हमको अपने नोट्स में एनरिच करना होता है, बार बार अपने आप को याद दिलाने की। फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ये भी हमको बार बार डालने हैं। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी के लिए कौन सा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, तो वो हम अपने नोट्स में लिख लेंगे। उससे क्या होता है, हमारा आंसर और ज़्यादा अच्छा दिखता है, वो नॉलेज के साथ एनरिच्ड लगता है अपना आंसर। और ऐसे और एथिक्स के लिए हम कोट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे कोई एक बात बतानी है किसी को और मैं उसको एक कोट के थ्रू समझा देती हूँ तो वो उसको और ज़्यादा ब्यूटिफाई कर देता है अपने आंसर को। तो जनरली एथिक्स और ऐसे में हम कुछ 20 to 30 कोट्स, छोटे छोटे कोट्स याद कर सकते हैं, ताकि जैसे जहाँ पे भी हमको याद आए उसको वहाँ पे यूज़ कर पाए। तो अगर मैं अभी आपके लिए समराइज करूँ, आपको नोट्स बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। वो कंसाइज होने चाहिए। नोट्स एक ही बारी में नहीं बनते, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है 29 में या फिर 30 में, तो आपको 2-3 आइट्रेशन ऑफ नोट्स तो लगेंगी। स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी के लिए, पॉलिटी के लिए, इवन ज्योग्राफी के लिए भी थोड़े से आपको आइट्रेशंस तो लगेंगे नोट्स बनाने। और आइट्रेशन बाय आइट्रेशन नोट्स ना और ज़्यादा छोटे होते जाते हैं। बाय एंड ऑफ द एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे तो उस टाइम पे तो कुछ सब्जेक्ट्स के नोट 10 to 15 पेजेस में भी हम कंसाइज कर पाते हैं कि अब एग्ज़ाम से पहले सिर्फ इतना कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है, इतने से हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करके याद कर चुके। ठीक है, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए नोट्स बनाने हैं। इसमें कुछ पार्ट्स के नोट्स दोनों के लिए एक ही बनते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके लिए अलग से नोट्स बनते हैं। जैसे कि मेंस के लिए कुछ पार्ट्स के लिए अलग नोट्स बने और कुछ के लिए सेम बनेंगे। अपने नोट्स में इनोवेशन यूज़ करनी है, डायग्राम्स, माइंड मैप्स, ये सब डालने हैं, एनरिच्ड नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब आपको इसके बारे में अगर मुझसे कोई डाउट है नोट मेकिंग के बारे में कि कैसे क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा, somebody is asking कि टॉपिक को कितनी डेप्थ में आई मिस वो ऊपर चले जाते हैं। आप धीरे धीरे टाइप करना, क्योंकि चैट ऊपर चली जाती है तो फिर मैं देख नहीं पाती कि किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में कवर करना है। ये देखो, ये आपको ना सिलेबस से पता चलेगा और पीवाईक्यू से पता चलेगा। अब जैसे मान लो लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक है, ठीक है, एग्रीकल्चर में। अब इस टॉपिक पे आप पीवाईक्यूज देखोगे ना, आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे।
तो फिर आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि एक सर्टेन डेप्थ में इसको कवर कर लेना बेटर है। ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसने आपने इसके पीवाईक्यूज नहीं देखे होते तो हो सकता है आप इसको थोड़ा सा कवर कर लेते पोस्ट इंडिपेंडेंस में, या फिर कहीं और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं कवर किया, या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कवर किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस टॉपिक को कितनी डेप्थ से करें, है ना। अब जैसे मॉनसून एक टॉपिक है, तो ये तो चलो अंडरस्टूड है कि ये एक जनरल टॉपिक है, एक स्टैटिक टॉपिक है, और इसके बारे में लार्जली जानकारी हमको पता होनी चाहिए, है ना। इंडियन ज्योग्राफी क्योंकि हमको करनी है पूरी अच्छे से, तो मॉनसून तो हम इन एनी वेज अच्छी डेप्थ में कवर करेंगे। लेकिन ऐसे टॉपिक्स के लिए कैसे पता करें? पीवाई के उससे पता करो, जो सिलेबस में इसके बारे में कितना कैसे लिखा हुआ है उससे पता करो। जैसे सिलेबस में मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी एक टॉपिक है, तो उसको कितनी डेप्थ में प्रिपेयर करें? इतने में ही कि हमें पता चल जाए कि अभी इंडिया में मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर में किस लेवल पे पहुंच चुकी है, हमारा क्या टारगेट है, इससे हमको क्या फ़ायदे होंगे, अभी हम जिस लेवल पे जाना चाहते हैं वहाँ पे अभी हमको पहुँचने में क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो ये हमने एक चार्ट बना लिया, बहुत ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है ना, कि हम बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने लग जाए इसके बारे में। एक ओवरव्यू मिल गया, लेकिन इसके बारे में क्योंकि हमको पता है कि पीवाईक्यूज में खूब सारा कवर भी हुआ है और ये एक बड़ा टॉपिक भी है, तो हमें इसको करना है पूरी डेप्थ में प्रिपेयर। कोट्स मतलब जो ये फ्रेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, या फिर गॉड फेवर्स द ब्रेव, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कोट्स। देखो नोट्स, देवांश इज आस्किंग कि नोट्स में हमें सारा कंटेंट लिखना है तो वो बल्कि ही बनेंगे। नोट्स में आपको इंक्लूड सब कुछ करना है। सिलेबस अगर आप, जैसे आपने सिलेबस देखा यूपीएससी का, तो सिलेबस भी इनफ है, तो उस हिसाब से नोट्स तो खूब सारे बनेंगे। अगर आप देखो तो हो सकता है आपके इकोनॉमिक्स के करीब 60-70 पेजेस के, या फिर किसी की अगर मेरी हैंडराइटिंग इतनी छोटी है आपने देखा, तो मेरे ही 60-70 पेजेस के नोट्स तो उसमें भी बन गए थे। तो और भी ज़्यादा नोट्स बन सकते हैं। बात क्या है, पॉइंट क्या है कि जिस टॉपिक के आप नोट्स बना रहे हो वो क्रिस्प हो, छोटे हो। जैसे अब यही है, मान लो रिवर्स रेपो रेट है, अब मैं इसको 5-6 पॉइंट्स में भी कवर कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब मुझे इससे समझ भी आ गया पूरा, और मेरे नोट्स में भी इंक्लूड हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके के मेथड्स यूज करके हम अपने नोट्स को क्रिस्प कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, बल्कि तो फिर भी हो ही जाएंगे क्योंकि सिलेबस ही हमें सब्जेक्ट्स ही इतने सारे कवर करने। प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग नोट्स बनाना होगा। हाँ, हमने अभी तो बात किया कि प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स, जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स दोनों के लिए सेम है, उनके नोट्स सेम बनेंगे उनके। अब जैसे चलो लेट्स से यही है, इसमें तो आप क्या चेंज करोगे, प्रीलिम्स और मेंस का सेम ही नोट्स बनाओगे, है ना। लेकिन कोई और मान लो अब इसी में करंट अफेयर एडिशंस कर दो, एल नीनो ईयर है क्या, ये सब चीजें भी इसी में डालोगे, ये स्टैटिक हो गया। लेकिन जो आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस में ही पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो मेंस के टाइम पे बनेंगे, उनके मेंस के नोट्स बनेंगे। इनफैक्ट इवन पॉलिटी में या फिर ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं पूछे जाते प्रीलिम्स में, तो वो हमको मेंस के नोट्स के लिए ही बनाना होगा। कैन वी मेक नोट्स यूजिंग चैट जीपीटी? बिल्कुल, बिल्कुल बना सकते हैं नोट्स हम चैट जीपीटी की हेल्प करके। कैसे?
मान लो हम किसी टॉपिक के नोट्स बनाते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे लेट्स से मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि वो हमें सर्च करके डेटा बताए, सोर्सेज के साथ बताए, एग्जाम्पल्स बताए, वो हमको उसके इश्यूज बताए कि क्या क्या आ रहे हैं, हमें इंडिया में क्या क्या आ रहे हैं, कंट्रीज के साथ कंपैरिजन, ग्लोबल कंपैरिजन भी बताए। तो हमको कितना सारा कंटेंट मिल गया चैट जीपीटी से, एक प्रॉम्प्ट डाल के कि हमें ये सब चाहिए इसमें, और हमने चैट जीपीटी को दे दिया और उसने हमको इतने सारे पॉइंट्स जनरेट कर दिए। अब उन सभी पॉइंट्स को लिखना है नहीं, वो तो हमको 15-20 पॉइंट्स दे देंगे, हम उसमें से फिल्टर करेंगे कि सबसे अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं, सबसे लेजिटिमेट पॉइंट्स कौन से हैं जो हमको हेल्प करेंगे, और वो हम अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। सब कुछ नहीं इंक्लूड करना, एआई को भी अच्छे से विद योर ब्रेन यूज करना है अच्छे से। आयुष से नोट्स में पीवाईक्यूज भी ऐड करेंगे। नोट्स में अगर आप क्वेश्चन ऐड नहीं कर रहे तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ऐड करना है। जैसे कि हमसे एसएचजी बैंक लिंकेज पूछा है ना पीवाईक्यू में, तो हमने अपने नोट्स में उसको ऐड कर लिया, ये वाला बैंक लिंकेज प्रोग्राम पूछा, हमने नोट्स में एज ए एग्जाम्पल भी इसको ऐड कर लिया, और हमने इसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया, इसके बारे में कुछ 4-5 फीचर्स पढ़ लिए, ठीक है। इस तरीके से पीवाईक्यूज का यूज करना है। Which app for iPad notes? एक सेकेंड, लेट मी चेक। आई थिंक इट वाज फ्री नोट्स करके कोई ऐप थी। यस, फ्री नोट्स। कब नोट्स बनाना स्टार्ट करें? आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो अपनी फर्स्ट रीडिंग के बाद, और फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे भी डू स्क्रिबल, चाहे रफ में लिखो, मतलब एक्टिवली रीड करो। और क्लास नोट्स तो फर्स्ट क्लास से ही बनाने शुरू करने हैं, और सेकंड रीडिंग के टाइम पे अपने प्रॉपर नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं। प्री और मेंस के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कैसे करेंगे नोट्स को? आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ जो टॉपिक्स आपके मेंस में ही आते हैं उनको आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ोगे। जैसे लेट्स से एजुकेशन है, जैसे लेट्स से एजुकेशन है, ये हमको मेंस के लिए कवर करना है। अब प्रीलिम्स के लिए हमको एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से चल रहा है, हायर एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है, किसको क्या, ये बेसिक नॉलेज प्रीलिम्स के लिए चाहिए। ये बेसिक नॉलेज आपको मेंस का कंटेंट प्रिपेयर करते हुए अपने आप हो जाएगी प्रीलिम्स के लिए, तो आपको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपको एजुकेशन के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में क्या स्टेटस है, ठीक है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स क्या क्या बताती हैं, क्या स्कीम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट कैसे इस पे काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, क्या विजन है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं, जस्ट लुक एट द सिलेबस और आपको पता चल जाएगा कि आप सेग्रीगेट कैसे करो। पीवाईक्यूज देखो, प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज कंपेयर कर लो, उससे भी पता चल जाएगा।
एनसीईआरटी और एडवांस के डिफरेंट नोट्स, जब आप एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग करके सेकंड रीडिंग करोगे तब तो आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाओगे, है ना। फिर आप जैसे कोई स्टैंडर्ड बुक फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तब आप उसके नोट्स बनाओगे। लेकिन जब आप लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रहे हो, उस टाइम पे जो एनसीईआरटी के आपने नोट्स बनाए थे उनको यूज करके वहीं पे डाल दो। तो अपने जो एडवांस बुक्स है उसमें उसको ऐड कर दो, स्टेपल कर दो वहां पे उनको। हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल बना सकते हैं, आप बना सकते हैं हैंड रिटन नोट्स। लेकिन मेक श्योर कि अगर आप पेपर पे हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो आप 1/3 मार्जिन ज़रूर छोड़ो, आपको नोट्स अपडेट करने में, कुछ एडिशंस करने में हेल्प मिलेगी। प्रीलिम्स नोट्स का स्ट्रक्चर, हर इशू के लिए, हर थीम के लिए स्ट्रक्चर अलग होता है ना। जैसे अगर मैं अ, मान लो मैं ज्योग्राफी के नोट्स बनाऊंगी, तो मेरे ज्योग्राफी के नोट्स में सिर्फ मैप्स थोड़ी ना होंगे, माइंड मैप्स भी होंगे, उसमें फ्लो चार्ट भी होगा, उसमें लाइंस भी होंगी जिस जहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो हर नोट का स्ट्रक्चर अलग होता है, टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है ना। कुछ टॉपिक्स में सिर्फ इतने से फ्लो चार्ट से, डायग्राम से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, कुछ टॉपिक्स 1-2 पेज भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये आपको ही सेग्रीगेट करना होगा कि पहली रीडिंग में हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी नोट्स बनाओ, आपका मन करेगा कि सब कुछ लिख दिया। आप नोटिस करोगे कि हमने तो पूरी लक्ष्मीकांत ही नोट्स में कन्वर्ट कर दी। लेकिन धीरे धीरे अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट करो, 3-4 वर्ड्स, मैक्सिमम 5 वर्ड्स पर पॉइंट। अभी फर्स्ट टाइम ही नोट्स बनाते हुए इसको कोशिश करना कि हर पॉइंट में आप 5 वर्ड से ज़्यादा ना लिखो, कोशिश करो, है ना। बहुत प्रिसाइज लिखो, जैसे ब्रैकेट में लिख दी कोई छोटी सी बात। तो इससे आपके नोट्स का स्ट्रक्चर अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा। नोट्स फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से नोट्स बनाने की बात नहीं है, फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग से। अगर अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर में 2-3 बार पढ़ रहे हो तो आप उसके नोट्स ही नहीं बनाओगे। ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप स्क्रिबल नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो शायद आप उतनी एक्टिव रीडिंग नहीं करोगे। तो इसीलिए अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो और आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर अपनी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, तो साथ ही साथ उसके लिए नोट्स बनाओ। क्लास नोट्स और सेल्फ नोट्स अलग अलग बनाने हैं। अम, आप अपने क्लास नोट्स में ना खुद के नोट्स भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको क्लास में लार्जली सब कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो जैसे आपको क्लास में इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपने क्लास के टाइम पे तो नोट्स बनाए हैं, तो क्लास के टाइम के नोट्स पे जो मार्जिन में स्पेस है ना, वहीं से एनसीईआरटी में से भी एडिशन कर लो, या फिर इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको आपका जो आपको मटेरियल दिया है या आपके जो भी आप पीडीएफ यूज़ कर रहे हो कुछ भी, तो वो यहाँ पे ऐड कर लो। अ, अगर आपको ऐसे लगता है कि थोड़े और एडिशंस की ज़रूरत है, तो आफ्टर ईच चैप्टर या टॉपिक ऑफ योर क्लास एक पेज या फिर हाफ पेज ब्लैंक छोड़ दिया करो मार्जिन्स के अलावा, ताकि आप वहीं पे ऐड कर सको। तो आप ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। प्लेन और लाइन, मैं आई यूजुअली प्रेफर प्लेन नोटबुक फॉर नोट्स, और मेरे हिसाब से आपको भी वही करना चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी में आपको आंसर्स लिखने होते हैं वो एक तो प्लेन पेज पे लिखने रहेंगे, और दूसरा प्लेन पेज पे अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप डायग्राम्स और ये सब भी काफ़ी इजीली बना पाओगे, वो लाइंस फिर बीच में नहीं आती।
हाँ जी, जब भी आपकी जो भी सीरीज स्टार्ट हो रही है, क्लास को जब भी देखना है तो अपने साथ अपने नोट्स को ओपन करके देखना है, नोट्स बनाने हैं साथ साथ। क्लास कभी भी ऐसे सिर्फ देखने के लिए नहीं देखनी। मेरे हिसाब से जब आप डिजिटली नोट्स बनाते हो तो उनको भी अगर हैंड रिटन बनाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता था, वन नोट में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उनको यूज़ भी किया पढ़ने के लिए, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ रिवीजन मुझे जो खुद से ऐसे अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होते थे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगते थे। तो मेरे लिए हैंड रिटन नोट्स बेटर थे, लेकिन मैंने अपने नोट्स भी आईपैड पे डिजिटली हैंड रिटन बनाए थे, तो मेरे लिए वो काम किया था, मुझे वो बेटर लगे थे। इनिशियली मैं अपने नोट्स पेपर पे बनाती थी, पेज पे, तो ऐसे मार्जिन रखती थी, और कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स जैसे पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इनके नोट्स मैंने वन नोट पे भी बनाए हैं, और उनसे हेल्प भी हुई है, रिवीजन भी की है। पर अगर कंफर्ट कंपेयर करें तो हैंड रिटन वंस आर मोर कंफर्टेबल। पहले आप रफ नोट्स बनाए, मनु आस्क्स कि हम पहले रफ नोट्स बनाए या सीधा फेयर नोट्स बनाए। इसीलिए आई एम सेइंग कि फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे भी आप थोड़ा स्क्रिबल करो, रफ में थोड़ा लिखो, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट रीडिंग में आप क्या क्या लिखोगे। ठीक है, तो वो आपके रफ नोट्स हो जाएंगे। कॉपी और लूज शीट्स, मैंने तो जो नोट्स लूज शीट्स में बनाए थे वो गुम हो गए थे, तो उसके बाद से आई ऑलवेज प्रेफर्ड कॉपी, तो आई थिंक कॉपीज वुड बी फाइन। अच्छा चलो, आई गेस दिस इज ऑल। इंटरलिंकेज कैसे अपडेट करें? इंटरलिंकिंग कैसे अपडेट करें? आप टॉपिक्स को इंटरलिंक करना साइड बाय साइड सीखोगे। अभी अगर आप फर्स्ट रीडिंग पॉलिटी की कर रहे हो तो आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उस टॉपिक को अभी इकोनॉमी से या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक कर पाओ, नहीं कर पाएंगे अभी। एक बार सारा सिलेबस हो जाएगा, कवरेज हो जाएगी, उसके बाद इंटरलिंकेजेस आ जाएंगे। पहले बेसिक समझना जरूरी है, इंटरलिंकेज साथ साथ डेवलप हो जाती है। टॉपिक वाइज पीवाई क्यूज आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, गूगल पे इजीली आपको मिल जाएगा। आप टॉपिक डाल के प्रीवियस पीवाई क्यूज मेंस या पीवाई क्यूज प्रीलिम्स डाल देंगे तो मिल जाएगा, और इनफैक्ट मार्केट में कंपाइलेशंस भी आती है टॉपिक वाइज पीवाई क्यूज की। ठीक है, कितनी कॉपीज बनाए, इट डिपेंड्स। अभी ज्योग्राफी के लिए तो मुझे लगता है एक नोटबुक में, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर हैंड राइटिंग और आप किस तरह से नोट्स बनाते हो, एक काउंट नहीं डिवाइस कर सकते इस पे। रीडिंग के टाइम पे कैसे पता करें कि कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है? अम, देखो, एक तो रीडिंग से पहले हमेशा सिलेबस और एक छोटा सा ग्लैंस पीवाईक्यूज को दे देना चाहिए। ऑल्दो पीवाईक्यू सॉल्व मत करो, बट थोड़ा सा एक बार देख लो, मेंस के देख लो, या तो पढ़ के देख लो कि किस तरह के आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो थोड़े से एक बार देख लिए। आप पहले तो पूरा ही पढ़ो, पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो, ये इम्पोर्टेंस असाइन करने पे नहीं, क्योंकि अभी अगर आप इम्पोर्टेंस असाइन करोगे तो जो टॉपिक का एसेंस है वो रह जाएगा। इम्पोर्टेंस असाइन होता जाएगा जैसे जैसे, मैं जैसे बोल रही थी ना कि 3-4 आइट्रेशंस लगती हैं नोट्स बनाने में भी, डिलीशन करना, एडिशंस करना, ये सब होता है। तो उस टाइम पे अपने आप आइट्रेशन बाय आइट्रेशन इम्पोर्टेंस असाइन खुद हो जाता है। क्योंकि अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, लेट से प्रेसिडेंट का, ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, फॉर एग्जाम्पल 6 पेज के नोट्स बना लिए। अब आप जब नेक्स्ट टाइम इसी चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, आप खुद ही देखोगे कि आपके नोट्स ऑलरेडी 4 पेजेस के तो हो गए, फिर उसके बाद 3 के हो गए, ऐसे ऐसे खुद ही होता जाता है, इंटरलिंकेज भी हो जाता है। फिर आप बाद में प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो चैप्टर है वो आप एक साथ पढ़ लो, इन दोनों के नोट्स एक साथ बना लो लाइन लगा के,
तो ये होती है 3-4 आइट्रेशन में नोट्स मेकिंग। अच्छा, आई गेस दिस इज इट। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एवरीवन। बाय बाय।